फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी बात इसमें है कि नाइट विजन में हेल्प करती है, ठीक है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस कराती है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और कंजक्टाइवा के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बनाती है जिसको बायोटॉट स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, आज हम एक और विटामिन की तरफ जाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। बायोकेम नोट्स निकाले, जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे वो सिर्फ विटामिन ए हमने कल पढ़ी है वो किसी से लिख लें, अगर कहीं पे इशू है समझ ना आए तो फिर दोबारा भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज लिखे विटामिन डी। द नेक्स्ट विटामिन वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज विटामिन डी। उसके लिए आप लोग जगह छोड़ दें, कल वाला लेक्चर जिसने मिस किया है। एक्चुअली विटामिन हमने बात की थी, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल है, कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल वो है जो बॉडी के अंदर लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सके। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज विटामिन डी। इसकी नेचर लेके कि विटामिन डी इसकी नेचर क्या है, तो सामने लेके फैट सॉल्युबल, ये आप लोगों ने नोट्स में इसी तरह लिखना है कि शॉर्ट नोट में आ जाए, या इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं वो यहाँ से आप लोगों को हल कराएंगे। तो विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट के विटामिन डी के बारे में, इसकी सोर्स क्या है। द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। ये क्या होता है, सनलाइट होता है। सनलाइट से जो रेज आती है ये बॉडी के ऊपर पड़ती है और इससे हमें विटामिन डी मिलती है। एक्चुअली सनलाइट के अंदर विटामिन डी नहीं है, सनलाइट से जो रेज आती है और स्किन पे लगती है तो हमारी स्किन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्या होती है, विटामिन डी। उसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट की रेज चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज़ सोचनी है, इन द सनलाइट रेज देयर इज नो विटामिन डी बट विटामिन डी प्रेजेंट इन द स्किन, फॉर द एक्टिवेशन वी नीड द सनलाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी यहाँ पे लेके सनलाइट, ये सनलाइट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, ये इसकी सोर्स है, ये नेचुरल सोर्स है। और नंबर 2 फिश, फिश के अंदर भी थोड़ी बहुत विटामिन डी हो सकती है। तो फिश जो है ये एनिमल सोर्स है और नेचुरल सोर्स इसका क्या होता है, वो सनलाइट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो विटामिन डी है इसकी स्टोरेज, अगर बॉडी में विटामिन डी को हमने स्टोर करना है तो उसकी एक्चुअल स्टोरेज लीवर के अंदर होती है। कहाँ पे, लीवर के अंदर। दिस अगेन वन ऑफ द एमसीक्यूज, लीवर इज द साइट फॉर स्टोरेशन ऑफ विटामिन डी। फिर इसके बाद लिखे एक्टिवेशन, कि इसकी जो एक्टिवेशन है, फाइनल एक्टिवेशन, ये कहाँ पे होती है, दैट इज विद इन द किडनीज। एक्सीडेंट, ये किडनी के अंदर होती है। और आप लोगों को इस स्टेज पे पता होना चाहिए, द मेन फंक्शनल सेल्स ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन्स। वो क्या है, नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड विद इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट कंटेन अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज विच हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये भी हम सिक्यूज आता है कि विटामिन डी की जो एक्टिवेशन है वो रियली कहाँ पे होती है, किडनी के अंदर, पीसीटी पार्ट में, ठीक है। इसको हम सिक्यूज करें, ये एग्जाम में आता है और आप लोग एग्जाम के दिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है, विटामिन डी इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। कुछ विटामिन डी होती है जिसको हम विटामिन D1 कहते हैं, विटामिन D1, कुछ को हम विटामिन D2 कहते हैं, ठीक है, एंड सम आर विटामिन D3। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स है जो विटामिन डी को हम देते हैं, लेकिन इनमें से जो एक्टिव फॉर्म है वो विटामिन D3 है। वो क्या है, विटामिन D3। चाहे हम ड्रग्स की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में हम लेना चाहते हैं विटामिन डी, जिससे हम अपनी बोन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस फॉर्म को हम विटामिन D3 कहते हैं। इसके सामने ब्रैकेट में लिखे मोस्ट एक्टिव फॉर्म, ये क्या होता है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म। इसका मतलब कि विटामिन डी तब तक हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करेगा, तब तक बोन को स्ट्रांग करेगा जब तक हमारे पास कौन सा फॉर्म हो, विटामिन D3। D1 एंड D2 दे आर इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन जो D3 है दे आर ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। दूसरी बात इसमें लेके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन क्या है। अब आते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन, कि जो विटामिन डी है इसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसकी मैकेनिज्म हम जानेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। एक्चुअली विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले सनलाइट का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग लिखें एक्सपोजर टू सनलाइट, नंबर 1 पॉइंट, कि हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे टू सनलाइट रेस, सनलाइट रेस। देखिए एक्चुअली यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, वो ये है कि अगर एक बंदा है उसने ऊपर क्लॉथ ली है, फिर ब्लाउजर वगैरह लिया है, या फॉर एग्जाम्पल कोई चादर वगैरह ली है और वो धूप में बैठ जाए, उसको विटामिन डी नहीं मिलती। विटामिन डी मिलने के लिए हमें हाथों का कुछ पार्ट क्या करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, ताकि स्किन के ऊपर रेस पड़े, न कि क्लॉथ पे पड़े, न कि चादर के ऊपर पड़े। मेरी बात समझ रहे? तो एक्चुअली फॉर अ गुड विटामिन डी वी शुड एक्सपोज सम पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली कभी इस तरह आस्तीन ऊपर करना, हमारे या जो है ना पाँव के यहाँ तक ऊपर करना। जब तक स्किन पे रेस ना मिले तब तक विटामिन डी नहीं बन सकती। तो द वर्ड इज वर्ड आंसर इज एक्सपोजर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर यूवी रेज होते हैं। कौन से रेज होते हैं? यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो स्किन पे लगते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे स्किन में पहले से एक
कंपाउंड होता है इसको डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। ये जो डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल है प्रेजेंट विद इन द स्किन, ये पहले से हमारे सब में स्किन के अंदर होता है, स्पेशली इन दी एपिडर्मिस। कहाँ पे? एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस लेयर के अंदर 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब याद रखना है कि जब ये 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल स्किन के अंदर एक्टिवेट हो जाती है ड्यू टू व्हाट? सनलाइट रेज, इट कन्वर्ट इनटू अ कंपाउंड नोन एज कोलीकैल्सिफेरॉल। किस में कन्वर्ट होता है? कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम कहते हैं CCF। क्या कहते हैं? CCF। C स्टैंड फॉर कोली, C फॉर कैल्सी, F फॉर फेरॉल। सो कोलीकैल्सिफेरॉल इज द फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज मेड फ्रॉम 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये CCF तब बनता है स्किन के अंदर जब कौन सी चीज आ जाए? सनलाइट की रेज आ जाए। मेरी बात समझ रहे? एक्चुअली इस स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप को कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट की रेज का होना जरूरी है। फिर ये जो CCF बन गई है वाया द ब्लड, किसके जरिए? ब्लड के जरिए इट CCF रीचेज इनटू ब्लड लीवर। ये कहाँ पे जाती है? लीवर में। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक ऑर्गन आप लोगों को ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी नोन एज लीवर। इस तरह लीवर है और इसके हमारे पास कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। अब देखें होता क्या है, दिस इज कॉल्ड CCF स्टैंड फॉर कोलीकैल्सिफेरॉल। वेरी गुड। विद इन द लीवर दिस कोलीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट इनटू 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। किसमें कन्वर्ट हो गया? 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। यहाँ पे हुआ क्या? व्हाट इज द मेन स्टेप अकॉर्डिंग इन दिस एरिया? इस एरिया के अंदर हुआ ये, जो कोलीकैल्सिफेरॉल है उसके साथ 25 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है। किस कार्बन पे? 25। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है एक एंजाइम होगा कि नहीं? इस एंजाइम का काम किस ग्रुप को अटैच करना? OH। एनी एंजाइम विच अटैच OH दैट इज हाइड्रोक्सिलेज, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन किस कार्बन पे अटैच किया है? 25। तो एंजाइम का नाम 25 हाइड्रोक्सिलेज है। क्या है? 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये MCQ आता है। 25 हाइड्रोक्सिलेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट कोलीकैल्सिफेरॉल इनटू 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। मेरी बात समझ रहे? अब अगर हमें विटामिन डी की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे बॉडी में पहले से इनफ क्या है? विटामिन डी है, तो फिर ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल ये लीवर स्टोर करेगी। क्या करेगी? स्टोर। एंड दिस 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये MCQ आता है, ठीक है जी। तो ये आप लोग यहाँ पे इसके सामने MCQ लेके, इट इज द स्टोरेज फॉर्म। ये कौन सा होता है? इट इज द स्टोरेज फॉर्म। ये स्टोरेज फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखना है कि पहले जनाब लीवर को जो विटामिन डी की शक्ल आती है उसका नाम कोलीकैल्सिफेरॉल है। सिंपल। कोलीकैल्सिफेरॉल कंटेन मोर देन 25 कार्बन। इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे कार्बन होते हैं। जिस तरह के ग्लूकोज के अंदर कार्बन की कितनी रिंग होती है? 6। C6H12 होता है, तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन रिंग। लेकिन कोलीकैल्सिफेरॉल कंटेन मोर देन 30 कार्बन। तो याद रखें इस लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है, वो इस CCF के साथ किस नंबर कार्बन पे? 25 पे OH अटैच करता है। एंजाइम का नाम 25 हाइड्रोक्सिलेज है। क्या चीज है? हाइड्रोक्सिलेज। अब देखें दो बातें हैं। अगर हमारी बॉडी को विटामिन डी की जरूरत नहीं है तो फिर इसी फॉर्म में विटामिन डी क्या होगी? स्टोर होगी, ताकि जरूरत पड़ने पे फिर ये जाकर एक्टिव बन जाए। लेकिन अगर हमें विटामिन डी की जरूरत है, अभी बॉडी को चाहिए, तो फिर ये 25 हाइड्रोक्सिलेज लीवर से ब्लड के जरिए किडनी में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? किडनी में जाएगी। ये पॉइंट याद रखिए। और किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जाएगी विच इज प्रेजेंट इन दी PCT। अब ये जो PCT पार्ट में, अब देखिए लीवर से क्या चीज आई है? 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। इस तरह अब ये जो है ना किडनी के अंदर कन्वर्ट होता है 125 में। किस में? 125। पहले से हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे है? 25। किडनी के अंदर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एट कार्बन नंबर 1। तो अब एक हाइड्रोक्सी है कि दो? तो डाई हाइड्रोक्सी हो गया। क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। दिस इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी का अब एक्टिव फॉर्म है। अब आप लोग मुझे ये बताएं इस किडनी के अंदर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे किस कार्बन पे? 1 नंबर पे। तो उस एंजाइम का नाम अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले याद रखें, एग्जाम के अंदर अगर आप परफॉर्म करना चाहे तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी क्या है। अगर आप लोग इस तरह स्टेप्स में लिखेंगे तो प्रोफेसर विल गिव यू फुल नंबर्स, ठीक है, कि विटामिन डी स्किन से एक्टिवेट कैसे होती है जब उस पर सनलाइट की रेज पड़ती है। फिर स्किन से विटामिन डी को हम कहाँ पे लेके जाते हैं? लीवर में। और लीवर के अंदर कन्वर्ट करते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। फ्रॉम द लीवर दिस विटामिन डी शुड बी टेकन एंड रीचेस टू द किडनी। और किडनी के अंदर
इसके साथ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं एट कार्बन नंबर 1। तो 25 पे पहले से था, अब ये 1 पे एक आ गया, तो कितने हाइड्रोक्सिल हो गए? 2। तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है। एंड दिस 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल is also known as calcitriol। इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सिट्रायोल है। एंड दैट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या नहीं? अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है, इसके सामने लेके इट इज एक्टिवेटेड बाय पीटीएच हार्मोन। विच हार्मोन? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का काम बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल को बढ़ाना होता है, और आप लोगों को पता है विटामिन डी का काम ड्यूडिनम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या नहीं? तो सवाल यह है कि जब हमने कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना होगा तो हमें ड्यूडिनम से कैल्शियम ज्यादा लेने होंगे कि कम? ज्यादा लेने होंगे, और ड्यूडिनम से कैल्शियम लेना दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी एक्टिवेशन को बढ़ाना कैसे है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको एक्टिवेट करें? अल्फा 1, और इस अल्फा 1 को एक्टिवेट करना दैट इज द फंक्शन ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे एक सवाल बन गया कि पैराथायराइड हार्मोन के होने से विटामिन डी की एक्टिवेशन ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी। तो पीटीएच स्टिमुलेटेड अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज टू मेक मोर इनएक्टिव विटामिन डी एंड टू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब विटामिन डी बन गई है, विटामिन डी बन गई है, इसने जाकर अब काम करना है। अब वो काम क्या है? तो लेके फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो सबसे पहले हाउ मेनी, अब यहाँ पे दो बातें, हाउ मेनी एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी? स्पेशली 3 एरियाज। नंबर 1 स्किन, स्किन से स्टार्ट होगी, एपिडर्मिस से स्टार्ट होगी, फिर लीवर में बात जाएगी, और लीवर के बाद फाइनल एक्टिवेशन कहाँ पे होगी? किडनी के अंदर होगी। ये 3 चीज याद रखें। इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो फिर विटामिन डी की प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं होगी। जो लोग आते हैं सीआरएफ में, किस में आते हैं? सीआरएफ, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर आते हैं, जिसके दोनों गुर्दे फेल होते हैं। तो जिसका गुर्दा फेल है उसमें अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं होगी। जब ये नहीं होगी तो विटामिन डी की एक्टिवेशन भी नहीं होगी। व्हेन विटामिन डी इज नॉट एक्टिवेटेड तो बोन बिकम स्ट्रांग और वीक। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस। इसलिए जितने भी गुर्दे के मरीज होते हैं, ऑल रीनल फेलियर पेशेंट शुड रिसीव विटामिन डी फ्रॉम आउटसाइड। इसको विटामिन डी हम बाहर से देते हैं, इस वजह से जिसकी विटामिन डी एक्टिवेशन नहीं होती, क्योंकि फाइनल एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? किडनी में। इसलिए क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है जी, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ जी, क्यों रिलीज होता है? फिर रिलीज होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। जब पीटीएच लेवल आता है इट्स मीन कि ब्लड कैल्शियम कम है, और ये इसलिए आता है कि ब्लड कैल्शियम को बढ़ाए। अब बढ़ाने का मतलब यह है कैसे बढ़ाना है? तो ड्यूडिनम से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है, और ड्यूडिनम से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विटामिन डी करता है। मेरी बात समझ रहे? बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या हो गई? कम। अब इस कम को क्या करना है? इंक्रीज। अब इंक्रीज करने के तरीके क्या है? उनमें से एक ये है, या तो बोन से ले ले, और या ड्यूडिनम से जो हमने डाइट में ली है उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करे। एनी हाउ हम चाहते हैं कि लो कैल्शियम को बढ़ाएं, और लो कैल्शियम को बढ़ाने का काम पीटीएच का है, पैराथायराइड हार्मोन का है। अब वो किन तरीकों से कैल्शियम को इंक्रीज करता है? उनमें से एक तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसको बनाएं? विटामिन डी, ताकि ये ड्यूडिनम से ज्यादा कैल्शियम ले ले और ब्लड के अंदर लो कैल्शियम को इंक्रीज करे। ठीक है जी, ये पॉइंट्स है। अब लेके फंक्शन। हाँ जी, ओके इसकी जो रेंजेस है वो डिपेंड करती है एजेस के ऊपर। ठीक है, कि बच्चों में इसका अपना रेंज है, एडल्ट्स के अंदर अपना रेंज है, ओल्डर के अंदर अपना रेंज है। अब वो रेंजेस कैसे पता चलेगी? जिस लैब के अंदर आप विटामिन डी की मेजरमेंट करते हैं तो पेशेंट की वैल्यू के सामने लिखता है नॉर्मल रेंजेस। तो नॉर्मल रेंजेस के सामने एजेस दिया होते हैं कि इतने एज से लेके इतने में ये नॉर्मल रेंज है, इतने एज से इतने में ये नॉर्मल रेंज है। तो आपने उसी टाइम पेशेंट वैल्यू विद नॉर्मल रेंज कंपेयर करनी होती है। ठीक है जी, अब लिखे इसके बाद फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। कि विटामिन डी की काम क्या है? व्हाट इज दी मेन फंक्शन? अभी तो हमने विटामिन डी को क्या किया है? शाबाश, एक्टिवेट तो क्या है, लेकिन अब उसने तो बॉडी के लिए कुछ करना भी है। तो लेके व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ विटामिन डी? एक्चुअली विटामिन डी इसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन इट इज नोन फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये किसके लिए नोन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसमें लेके इट हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दी ड्यूडिनम। कहां से? ड्यूडिनम से। आप लोग को मैंने जीआईटी में पढ़ाया था केल बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, उसकी इंक्रीज जो है विटामिन डी करती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करें। ठीक है। नंबर 2, इट इंक्रीजेस बोन मास डेंसिटी। ये किसको बढ़ाता है? बोन मास डेंसिटी एंड मेक द बोन स्ट्रांग। यस, बोन को क्या बनाता है? मेक द बोन स्ट्रांग। ये बोन को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। एक्चुअली कुछ बुक्स कहती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहते हैं हाँ जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि जो विटामिन डी है
ये जब लो लेवल पे होती है तो ये बोन की मिनरलाइजेशन करती है और बोन को स्ट्रांग बनाती है, लेकिन हाई लेवल पे ये बोन की क्या करती है, डी मिनरलाइजेशन, ये बोन को वीक भी बना सकती है। बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है ये हाई लेवल ऑफ विटामिन डी एक्टिवेट करती है। तो जब विटामिन डी बहुत ज्यादा हाई हो जाए इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी की लेवल पे ओस्टियोक्लास्ट विल रिजॉर्व कैल्शियम फ्रॉम द बोन। तो हाई विटामिन डी इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, रादर देन टू मेक स्ट्रांग इट कैन मेक द बोन वीक, ये वीक भी बना देती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एट लो लेवल विटामिन डी इज गुड, लो लेवल से मुराद फिजियोलॉजिकल लिमिट में, इट हेल्प इन दी टू मेक द बोन स्ट्रांग। बट हाई लेवल पे ये डीमिनरलाइजेशन करता है, ये बोन से मिनरल को रिमूव करता है, स्पेशली कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इसको रिमूव करता है। तो उससे ओवरऑल बोन की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, एंड इट इज मोर फ्रॉम ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट एक है इट बूस्ट इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन डी है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफियत है, उसको एनहांस करता है, ठीक है, बूस्ट कर लेता है। नेक्स्ट एक है इट आल्सो प्ले या इट एक्ट इज एंटी कैंसर इफेक्ट, ये एंटी कैंसर विटामिन। कहते हैं विटामिन डी में कुछ ऐसी मतलब खासियत भी है, ये कैंसर की रोकथाम भी कर सकता है। अब इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि विटामिन डी में ऐसी क्या चीज़ है जो कैंसर को रोकती है। कैंसर जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है। कैंसर, अगर आप लोगों से मैं एक सवाल करूं व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? इज व्हाट इज कॉज कैंसर। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज कैंसर? हाँ, ओके, हाँ, ज्यादा होना कैंसर, वो तो कैंसर को कहते हैं, मैं कहता हूँ होता क्यों है? excessive uncontrolled poor proliferation of the cell is cancer, but what is the cause of that cancer? Accident, very good. The exact cause of cancer is unknown, undefinable. लेकिन आपसे कोई पूछे कि what is the cause of cancer, कैंसर जो है इसमें जेनेटिक का भी रोल होता है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इवन कि हमारा डाइट जो है ये भी कैंसर का सबब बन सकती है। तो एक चीज़ है जो कैंसर कराती है कि एक से ज़्यादा, हाँ जी, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, जेनेटिक फैक्टर भी है। तो अगर किसी ने अच्छा आंसर देना है टीचर को कि काज ऑफ कैंसर क्या है, तो आपने क्या बताने सर? ऑलमोस्ट 99% कैंसर आर मल्टी फैक्टोरियल इन नेचर। ये क्या होती है? मल्टी फैक्टोरियल, के मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। तो इसका मतलब उनमें से, उन मल्टीपल फैक्टर में से एक फैक्टर वीक इम्यूनिटी है। क्या चीज है? वीक इम्यूनिटी। जिस बंदे का कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो उस पर कैंसर की अटैक के चांसेस क्या है? वो ज्यादा है। और इम्यूनिटी बूस्ट रखना ये विटामिन डी का काम है, और इम्यूनिटी कमजोर होना इट मे बी अ रोल फॉर द कैंसर। जितना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेगी, बूस्ट रखेगी, उतने एंटी कैंसर इफेक्ट रोल प्ले करेगी। तो इसका मतलब ये समझा रहा हूँ कि कोई पिन पॉइंट इसका रीजन नहीं है कि हाउ, लेकिन यू कैन गिव मल्टीपल आंसर्स, ठीक है, इस तरह याद रखें। और आखिर में आप लोगों ने याद रखना है इट इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ है या जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको भी इंप्रूव करती है, क्योंकि कैल्शियम हेल्प है मसल कंट्रैक्शन, ये कैल्शियम के साथ डील करती है। इस वजह से कैल्शियम की मतलब डील करने की वजह से ये मस्कुलर कंट्रैक्शन को या मस्कुलर स्ट्रेंथ को क्या करती है? इंप्रूव करती है। ये सारी चीजें भूल जाए नो प्रॉब्लम, बट इट मेनली एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द ड्यूडेनम इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सारी चीजें बाद में आएगी। द फर्स्ट थिंग यू राइट इन द एग्जाम help in the calcium absorption from the duodenum, and duodenum is the first part of small intestine, ये small intestine का first part होता है। अब यहाँ पे लेके डेफिशिएंसी, कि इसकी जो डेफिशिएंसी है वो जब आएगी तो होगा क्या? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डेफिशिएंसी है उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर व्हिच कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? नंबर 1, लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। हो सकती है कि नहीं? लेस एक्सपोजर टू सनलाइट, इसका मतलब यह है कि अगर सनलाइट की हमारी एक्सपोजर कम है तो विटामिन डी एक्टिवेशन भी क्या होगी? वो कम होगी। तो लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। नंबर 2, इसके अंदर एक और रिस्क फैक्टर लेके, दैट इज द यूज ऑफ या एक्सेसिव यूज ऑफ सन ब्लॉक्स। हम जो सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं ये भी हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाती है और वो लेयर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लेके वो ब्लॉक कर देती है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ सन ब्लॉक, इसका मतलब ये है एक्सेसिव यूज ऑफ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इज गुड, नॉट बैड फॉर द स्किन बट इन ए लिमिट। अगर हम बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो जो रेज आती है विटामिन डी एक्टिवेशन के लिए वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी भी नहीं होगी। नंबर 2, प्री मेच्योर बर्थ। अगर एक बच्चा है उसकी प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, मतलब 9 मंथ की बजाय 7 मंथ में, 8वें महीने में उसकी बर्थ हो जाए, तो उसकी स्किन की जो टेक्सचर है वो प्रॉपर नहीं बनी होती है। उन बच्चों में भी बहुत सारी मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी होती है जिनमें से एक विटामिन डी है। नंबर 2, क्रोनिक रीनल फेलियर। अभी बताया है क्या नहीं?
क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब जिस बंदे के गुर्दे काम नहीं करते तो उन लोगों के अंदर विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होती, क्योंकि फाइनल एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? किडनी के अंदर। इफ द किडनी इज नॉट वर्किंग वेल, हाउ विटामिन डी विल एक्टिवेटेड? तो उसकी क्या जाएगी? डेफिशिएंसी आएगी। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी स्पेशली इन एडल्ट्स दैट इज क्रोनिक रीनल फेलियर। बड़ों के अंदर 30 साल के बाद अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ सकती है, इसका नंबर 1 काज क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर है। ठीक है, ओके। रीनल फंक्शन को हम कैसे टेस्ट करते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैं एक मरीज का ब्लड टेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे पता चले कि इसके गुर्दे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या टेस्ट करेंगे? GFR टेस्ट करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखते हैं। वो नॉर्मली 120 ml पर मिनट होता है। अगर GFR ज्यादा आएगा 80 और 120 के दरमियान, इट शोज वेल नोन फंक्शन ऑफ द किडनी। GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्योंकि किडनी का काम फिल्ट्रेशन है और जिस कैपिलरीज के जरिए ये फिल्ट्रेशन करती है उसका नाम ग्लोमेरुलाई है। वो नॉर्मली आइडियली 120 ml पर मिनट होता है, लेकिन 80 to 120 होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो किडनी का काम जो है वो कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? जितना GFR ज्यादा आएगा उतना किडनी की फंक्शन अच्छी होगी, जितना GFR कम होगा किडनी की फंक्शन कम होगी। अगर GFR किसी का 50 से कम आ जाए, कितने से? 50, और उस पर 3 महीने गुजर जाए, कितने महीने? 3, persistent decrease in the GFR less than 50, and if it is persistent for more than 3 months, then the condition is called chronic renal failure। तो क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए शर्त यह है कि GFR कम होगा और उस पर कंटिन्यूसली कितने महीने लगेंगे? 3 महीने। सो जब GFR 3 महीनों से कम होकर आ रहा हो पेशेंट की और उसकी सिम्टम में इजाफा होता रहता हो, देन द पेशेंट इज अ कैंडिडेट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर GFR इसका 50 से कम है लेकिन 1 महीने के बाद वो ठीक हो गया, 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गया, उसको हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट। इसको ARF कहते हैं और ये क्या है? CRF है। तो CRF के लिए शर्त है कि GFR शुड लेस देन 50 फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो जितना किडनी काम छोड़ता जाएगी उसमें PCT भी काम खराब करती जाएगी, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज भी काम नहीं करेगी। अनदर थिंग लेके लीवर पैथोलॉजीज, विटामिन डी की जो इनिशियल एक्टिवेशन है वो कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर। और लीवर जो है विटामिन डी को स्टोर भी करती है। तो अगर लीवर के अंदर कोई डिजीज है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है, ये सालों साल रहती है, ये एक डिजीज है जो लीवर को लॉन्ग रन में डैमेज करे, इसको CLD कहते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज कहते हैं। ये लीवर इतना खराब हो गया है कि वो काम करने का काबिल नहीं रहा, इसको सीरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोसिस। उन कंडीशन के अंदर विटामिन डी के हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करेगी तो एक्टिवेशन भी नहीं होगी। तो देखिए ये सारे के सारे वो काजेज है जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी चांसेस ज्यादा होती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30। द कॉमन काज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी दैट इज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। अब इसके लेके आउटकम, नीचे इस तरह लेके आउटकम, इनमें से चाहे काज कोई भी हो लेकिन विटामिन डी की कमी आ जाए तो उसका नतीजा क्या होगा, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होगी? याद रखें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाए, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, किसके अंदर? चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर। और हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस में हो जाए? एडल्ट्स के अंदर। दोनों अलग अलग एजेस हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज नोन एज रैकेट्स। इसको क्या कहते हैं? रैकेट्स। इसके अंदर जो बोन है दे बिकम वेरी वीक, और बच्चों के अंदर जो बोन है दे आर इमेच्योर। पहले बोन की बेंडिंग होगी और फिर फ्रैक्चर होगी, क्योंकि इमेच्योर बोन जो है वो इनिशियली बेंड करेगी और फिर क्या होगी? फ्रैक्चर होगी। ये बच्चे जब क्लिनिक आते हैं, इसकी पाँव को हम देखते हैं तो इसकी ये जो एरिया होता है नी जॉइंट, ये इस तरफ बाहर की तरफ गई होती है, इसको बो लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बो लेग। तो इसका मतलब यह है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी which leading to bending of the bone followed by fracture in children is known as rickets। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर किस में हो जाए? एडल्ट्स के अंदर, दैट इज ओस्टियोमलेशिया। इसको क्या कहते हैं? ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये MCQs में आता है ये दोनों, प्लीज रिमेंबर फॉर द एग्जाम्स। रैकेट्स और ओस्टियोमलेशिया ये दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन एक चिल्ड्रन में और एक एडल्ट्स के अंदर। बच्चों में बेंडिंग फॉलोड बाय फ्रैक्चर होगी, और ओस्टियोमलेशिया के अंदर एडल्ट्स में पहले से बोन क्या है? मैच्योर है, और मैच्योर बोन डायरेक्ट क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। कौन से कहते हैं? पैथोलॉजिकल। एनीवन कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? शाबाश, ट्राई करें। व्हाट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स? एक्सीलेंट। अगर बोन की फ्रैक्चर होती है, पहले से किसी डिजीज ने उस बोन को वीक बनाया हो और उसके ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, इसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मीन पेशेंट लेटा होगा, बैठा होगा, माइल्ड स्लिप करेगा, मतलब थोड़ी सी इस तरह पाँव फिसल जाती है, इंसान की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन इन लोगों की हड्डी जो है ना माइल्ड स्लिप से भी क्या हो जाती है? वो टूट जाती है, क्योंकि अंदर से जो बोन है वो वीक है, और वीक बोन के ऊपर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लेके टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। कभी कभार कुछ लोगों में विटामिन डी की जो लेवल है वो हद से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी कुछ अनवांटेड सिम्टम्स आते हैं, उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। हाइपर विटामिनोसिस। क्या कहते हैं? हाइपर। ये तो डेफिशिएंसी है, रैकेट्स और ओस्टियोमलेशिया ये डेफिशिएंसी की वजह से है। अब ये वो सिम्टम है जब विटामिन डी की लेवल क्या हो जाए? बहुत ज्यादा। नंबर 1
जब विटामिन डी बहुत इंक्रीज हो जाए द पेशेंट विल डेवलप नोजिया, पेशेंट क्या होगा, नोजिया। नोजिया का मतलब यह है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, हर टाइम इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि मैंने अभी उल्टियाँ करनी है, फीलिंग ऑफ वोमिट बट नॉट रियल इन द वोमिट, दैट इज ऑफ नोजिया। और सम टाइम जब नोजिया बढ़ जाए द पेशेंट में लीड्स टू वोमिटिंग, क्या करेगी, वोमिटिंग करेगी। अब इसकी रीजन मैं बता रहा हूँ कि वजह क्या है। विटामिन डी की जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है, और जब लीवर के अंदर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लीवर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं करेगी। कल मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी क्या है, वो लीवर है। तो जब लीवर फूड की मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी तो ये बंदा ऊपर से और खा सकेगा, नहीं खाएगा, तो लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, और जो काया है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो इस बंदे को हर टाइम नोज या एंड ऑफ वोमिटिंग रहती है। तो यहाँ पे लेके लॉस ऑफ एपिटाइट क्या होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नो, दीज पेशेंट डेवलप पोलीयूरिया। इन लोगों में क्या होता है, पोलीयूरिया। व्हाट इज पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मीन एक्सेसिव यूरिनेशन। पोलीयूरिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन। जिसने ये एक्सप्लेन कर दिया आई विल अप्रिशिएट इट 100 टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये आप लोगों ने जाकर अपने दोस्तों से पूछना है, सीनियर से पूछना है कि सर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में पोलीयूरिया क्यों होता है। शाबाश। पोलीयूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। बहुत सारे मरीज आते हैं वो कहते हैं कि हमें पेशाब जल्दी आती है और ज़्यादा आती है, तो हम सोचते हैं कि इसको शुगर ना हो, डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज में जो यूरिन की आउटपुट है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अब इस पेशेंट के अंदर पोलीयूरिया क्यों होता है, शाबाश। इसको पता है आंसर दे दे, नहीं पता तो फिर भी बता दे, ट्राई कर सकता है कोई, तो आई गिव यू 30 सेकंड टाइम। व्हाई देयर इज एक्सेसिव यूरिनेशन इफ विटामिन डी लेवल इज वेरी हाई इन द ब्लड। हाँ जी, ओके। एक्चुअली अगर विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज विटामिन डी, जब विटामिन डी ज़्यादा होगा व्हाट विल हैपन टू ब्लड कैल्शियम, दैट इज इंक्रीज कैल्शियम, एंड दिस इंक्रीज कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम डिसरप्ट एडीएच रिसेप्टर इन द नेफ्रॉन। ये किसको डैमेज करता है, एडीएच रिसेप्टर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच, रिटेंशन ऑफ वाटर। और अगर एडीएच अपने रिसेप्टर पे काम ना करे तो वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, एंड दैट वाटर विल गो इन द यूरिन एंड डेवलप पोलीयूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड्स टू पोलीयूरिया। तो कंसेप्ट ये है कि व्हाई एक्सेस विटामिन डी कैन कॉज पोलीयूरिया, बिकॉज इंक्रीज विटामिन डी लीडिंग टू increase calcium in the blood, and this excess calcium disrupt या damage the receptor for ADH। और जब ADH हार्मोन काम ना करे तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी, and that water will go in the urine leading to polyuria। ये आज आप लोग जाकर पूछ ले अपने दोस्तों से यार पोलीयूरिया जो है ये विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से क्यों होती है। इसका रीजन ये है कि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, एंड दैट कैल्शियम विल डिसरप्ट और डैमेज द रिसेप्टर फॉर विच हार्मोन, एडीएच। और एडीएच का काम रिटेंशन ऑफ वाटर है, तो जब एडीएच काम नहीं करेगा रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगी, एंड दैट वाटर विल गो इन द यूरिन विच लीड टू पोलीयूरिया। नंबर 2 लेके फ्लैंक पेन। जब विटामिन डी की लेवल बहुत ज्यादा होती है तो पेशेंट डेवलप फ्लैंक पेन। व्हाट इज फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन इज आल्सो नोन एज लंबर पेन। इसको क्या कहते हैं, लंबर पेन। लंबर पेन का मतलब यह है कि पेन एट द एरिया ऑफ लंबर, ठीक है, ये जो एरिया है ना इसको लंबर कहते हैं, और इस लंबर एरिया के अंदर क्या पड़ी है, किडनीज पड़ी है। क्या पड़ी है, किडनी। इसको रीनल पेन भी कहते हैं, किडनी पेन भी कहते हैं, लंबर पेन भी कहते हैं, फ्लैंक पेन भी कहते हैं, इस तरह याद रखें। अब ये सवाल कौन बताएगा कि विटामिन डी ज्यादा होने की वजह से लंबर पेन क्यों होती है, शाबाश। इसीलिए कि एक्सेस विटामिन डी की वजह से कैल्शियम की लेवल ज्यादा होगी, एंड दिस कैल्शियम कैन फॉर्म कैल्शियम ऑक्सलेट कॉम्प्लेक्सेस, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट, और वही कॉम्प्लेक्स से जाकर डिपॉजिट होगी किडनी पे लीडिंग टू किडनी स्टोन, एंड दैट स्टोन कैन कॉज फ्लैंक पेन। ये फ्लैंक पेन कराती है, ठीक है। ये देखे डॉक्टर्स का काम चीज मैकेनिज्म बताना कि इस तरह क्यों होता है। तो एक्चुअली विटामिन डी ज्यादा होने की वजह से रीनल स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन स्टोन इन द किडनी दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है, इस तरह याद रखें। और जिस बंदे को गुर्दे में पथरी होते हैं, सॉरी ये मतलब ये कि स्टोन होती है, तो उसको दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि किडनी की स्टोन में वेरी सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। और इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेके डिजीनेस। क्या होता है, डिजीनेस। और यहाँ पे कभी कभार द पेशेंट मतलब डिजीनेस एंड फटीग, मतलब ये बंदा डिजीनेस में जाता है और फटीग में जाता है। ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि वाई डिजीनेस इज अकर इन विटामिन डी। देखिए एक कंसेप्ट है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरोनल सेल, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन है इसकी सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे इस तरह के चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, चैनल्स। और इन चैनल्स के जरिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेल में आते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर आउट जाते हैं। सेल्स आर पोटाशियम बैग्स। ये तो पता है ना कि सेल के अंदर हमेशा किस चीज़ की लेवल ज़्यादा होती है, पोटाशियम, और सेल से बाहर ज़्यादा लेवल सोडियम की होती है और कैल्शियम की होती है। किस चीज़ की, कैल्शियम की होती है। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ, जाकर अपने दोस्तों से कंपेयर करें।
कि यार विटामिन डी जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो इंसान एक्टिव रहता है कि डिजीनेस में चला जाता है। ये लोग एक जगह पे लेटकर घंटों घंटों तक सोचते हैं कि हमने उठना है, लेकिन ये उठ नहीं सकते। द रीज़न इज, वो मैं बता रहा हूँ कि वजह क्या है। एक्चुअली विटामिन डी इसका काम कैल्शियम को बढ़ाना है कि कम करना है? कैल्शियम। बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब कमजोरी है, कैल्शियम की गोली दे दे। लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरह ये कैल्सी हम लेते हैं, मतलब उसमें लिखा होता है कैल्सी 1000 CSC, टेक 1000, टेक 100। एक्चुअली एक्सेस कैल्शियम इज वेरी बैड फॉर द बॉडी। याद रखें, कैल्शियम जब हद से बढ़ जाती है इंसान की बॉडी से, वो फटीग जो है ना उसको एंटर करती है, उससे जो मतलब एक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। अब क्यों? एक्चुअली जो सेल्स होती है नॉर्मली दे आर नेगेटिव चार्ज। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। अब यह वजह क्या है? क्योंकि सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होता है, उसके जरिए 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। याद है कि नहीं? इसका मतलब 3 सोडियम का जाना और 2 का आना, तो हम ज्यादा लूज कर रहे हैं पॉजिटिव और कम गेन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव? पॉजिटिव। पोटाशियम इज वेरी गुड पॉजिटिव चार्ज। दोनों मोनोवेलेंट है, एक एक सिंगल चार्ज है। अब मेरी बात गौर से सुने तो समझ आएगी। पॉइंट इज दैट कि जब 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो 3 पोटाशियम को अंदर आना चाहिए, लेकिन आ कितने रहे? 2। तो ज्यादा लॉस कर रहे, कम गेन कर रहे। तो ज्यादा पॉजिटिव का बाहर जाना, तो कौन सा चार्ज अपेयर होगा? नेगेटिव। तो ऑल सेल्स इन अ रेस्टिंग पोजीशन आर विद चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर हम सेल को अंदर से कौन सा चार्ज करें? पॉजिटिव। व्हेन द सेल इज फ्रॉम नेगेटिव गोइंग टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब सेल एक्साइटेशन। क्या होता है? सेल एक्साइटेशन। ये मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखें कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन, इसका जो सोडियम चैनल है, इसके साथ बाहर क्या पड़े होते हैं? कैल्शियम। तो मेरे यहाँ पे एक सेंटेंस गौर से सुने, ये गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी में लिखा है कि कैल्शियम आर गार्डेड द सोडियम चैनल। जो कैल्शियम है ये गार्ड है किस चैनल के? सोडियम। ये इसका दरवाजा है, सोडियम के घर का दरवाजा है, और इस दरवाजे पे गार्ड रखी हुई है नेचर में। ये क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल। ये बात समझ रहे कि नहीं? अब देखें आसान कंसेप्ट। सोडियम अगर अंदर आएगा, बाहर ज्यादा है तो अंदर आएगा, तो सेल कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। एंड दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। एंड देयर विल बी न्यूरोनल एक्साइटेशन। क्या होगी? एक्साइटेशन होगी। अब लंबी ज्यादा बात नहीं खींचना चाहता, लेकिन मेन चीज ये समझा रहा हूँ कि जब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए, इसका हद लेवल बढ़ जाए, तो विटामिन डी की वजह से कैल्शियम लेवल ज्यादा। तो जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, तो उतना ज्यादा कैल्शियम ऊपर ब्रेन में भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैल्शियम की रेशो है वो ज्यादा के कम? ज्यादा। और जब कैल्शियम यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, कैल्शियम इज विद चार्ज पॉजिटिव, सोडियम इज पॉजिटिव, और सोडियम फिर अंदर आने की कोशिश करे, इट विल अटैक और रिपेल ईच अदर। तो कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से सोडियम के अंदर जाने के चांसेस कम होंगे, तो सेल हम पॉजिटिव चार्ज नहीं करेंगे, तो सेल रिमेन एक्साइट और इनहिबिट, और इस इनहिबिशन की वजह से डिजीनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजीनेस होता है, वर्टिगो होता है, फटीग होता है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है? ये आप लोगों ने किसी से भी पूछना है फिर मुझे बताना। जिस बंदे ने बुक नहीं पढ़ी हो उसको कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक है? बुक में तो इधर ये लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है कि वाई विटामिन डी टॉक्सिसिटी कैन कॉज डिजीनेस। यहाँ पे लिखे सेल इनहिबिशन की वजह से होता है। किस वजह से? सेल इनहिबिशन। लेकिन प्लीज यहाँ पे हमारी सेल से मुराद कौन सा सेल है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। तो विटामिन डी का काम कैल्शियम को बढ़ाना है, और एक्सेस कैल्शियम जो है वो सोडियम को अंदर जाने नहीं देती। जब सोडियम नहीं जाएगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, तो सेल रिमेन इनहिबिट, ठीक है? दिस व्हाट आर अबाउट फ्रॉम द कोर ऑफ विटामिन डी। इनमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश, विटामिन डी से रिलेटेड। ओके जी, अब नेक्स्ट देखिए विटामिन ई, 3rd नंबर। तो द नेक्स्ट इज कॉल्ड विटामिन ई। विटामिन ई हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज विटामिन ई। विटामिन ई इज वेरी इजी। हाँ, किस चीज का? कैसे रिपेल करना चाहिए? तो एक का रेशो ज्यादा, एक का कम है ना। सोडियम इज रिलेटिवली हाई आउटसाइड देन कैल्शियम। अगर ये 50-50 हो जाए तो फिर तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन जब बंदे 100 हो और दूसरे तरफ 50 हो, भले वो एक बंदे का एक जोर लगाए तो सोने तो फिर जाना होता है ना। तो सोडियम रिलेटिवली हाई आउटसाइड द सेल एज कंपेयर टू कैल्शियम। जब तक कैल्शियम ब्लड में ना बढ़े तो ये कैल्शियम इतने नहीं होते कि सोडियम के जाने को रोक सके। और दूसरी बात, सोडियम तब जाएगी जब हम बाहर से स्टिमुलस देंगे, और स्टिमुलस के जरिए चैनल क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है जी? तो याद रखें कि सोडियम इज वेरी हाई देन कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम सोडियम को तब रोकेगा जब कैल्शियम की मिकदार ब्लड में क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ठीक है? और कैल्शियम को बढ़ाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों करते हैं। अब लिखे व्हाट इज विटामिन ई। इसमें लिखे इट इज आल्सो नोन एज टोकोफिरोल। कल इसके नाम लिखे थे ना, इसका दूसरा नाम टोकोफिरोल है। विटामिन ई को हम टोकोफिरोल कहते हैं। इसकी सोर्सेज लिखें कि जो विटामिन ई है इसकी सोर्सेज क्या है? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई?
नंबर 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर होता है, मतलब मेजॉरिटी जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें विटामिन ई होती है। नेक्स्ट है फ्रूट के अंदर, इसमें विटामिन ई होती है। ये जनाब एलिमेंट के अंदर विटामिन ई होती है, ठीक है, एटसेट्रा, मतलब नट्स जितने भी होते हैं ना, इट कंटेन मेनली विटामिन ई। तो एक्चुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, इसमें विटामिन ई ज़्यादा होती है। विटामिन ई की जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इट डू फॉर द बॉडी। यहाँ पहले कहें कि विटामिन ई की जो फंक्शन है वो क्या है। नंबर 1 इट प्रिवेंट आरबीसी लाइसिस, ये आरबीसी की लाइसिस को प्रिवेंट करती है। और अगर आरबीसी की लाइसिस हो जाती है तो एचबी या हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम, दैट इज कॉल्ड अनीमिया। तो ये इनडायरेक्टली अनीमिया को प्रिवेंट करती है। तो पहले कहे इट प्रिवेंट रेड ब्लड सेल या आरबीसी लाइसिस, आरबीसी की लाइसिस को प्रिवेंट करती है, नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 इसका नेक्स्ट फंक्शन ये है इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये स्टार करे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करता है। और अगर फ्री रेडिकल काम ना करे तो फिर डीएनए के अंदर म्यूटेशन के चांसेस कम होगी। तो ये सेल को लाइसिस से भी क्या करता है, या सेल को डैमेज से प्रिवेंट करता है। नंबर 2 एनहांस्ड इम्यूनिटी, इट एनहांस्ड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है, ठीक है, इट एनहांसेस इम्यूनिटी, ये पॉइंट याद रखें। और लास्ट में लेके इट हैज अ रोल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, मैंने कल बताया था, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग विटामिन है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस याद रखें। देखिए कुछ बातें बहुत सिंपल होती है बट इट विल हेल्प यू अलॉट। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग विटामिन अगर आ जाए तो वो विटामिन ई है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि विटामिन ई प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। माँ से बच्चे को जो ग़िज़ा मिलती है वो किसके जरिए मिलती है, प्लेसेंटा के जरिए। तो रिसर्च कहता है कि जो विटामिन ई है ये प्लेसेंटा को नरिश करती है, इस वजह से प्रेगनेंसी मेंटेनिंग विटामिन है। एक होती है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, वो अलग चीज़ है, वो प्रोजेस्टेरॉन है। वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। लेकिन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग विटामिन अगर आ जाए तो वो विटामिन ई है, वो विटामिन ई की आप लोगों को याद रखना है। इसके लिए कभी कभार विटामिन ई की जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम हो जाती है, तो लेकर डेफिशिएंसी। विटामिन ई की जो लेवल है अगर ये कम हो जाए व्हाट इट विल डू टू द बॉडी, तो लेके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, इसकी डेफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हीमोलाइटिक अनीमिया, क्या करा सकती है, हीमोलाइटिक अनीमिया। व्हाट इज हीमोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। इधर तो मैंने बात की है ना, इधर सुन ले, ये आरबीसी की लाइसिस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अगर विटामिन ई है नहीं तो आरबीसी की लाइसिस चांसेस ज़्यादा होगी। और जब आरबीसी को हम तोड़ेंगे, इसकी लाइसिस करेंगे, तो आरबीसी के अंदर जो एचबी है, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल इज नोन एज ऑफ अनीमिया। और वो अनीमिया जिसके पीछे रीजन आरबीसी की लाइसिस हो, इसको हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जब भी लोग आते हैं ओ इसका मतलब ऑन एग्जामिनेशन, ये लोग जो होते हैं दे लुक लाइक पेलर, ये क्या नजर आते हैं, पेलर नजर आते हैं। इसकी जो रंगत है वो इस तरह व्हाइटिश होती है। हम सामने से बताते हैं यार अपना ब्लड टेस्ट करें, आप में खून की कमी हो सकती है। और आप लोगों ने अनीमिया के लोग देखे होंगे, उनकी रंगत से पता चलता है, उसकी स्किन में रेडनेस खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल पेलर बन जाते हैं। हम कहते हैं कि आप में खून की कमी है। सो पेलरनेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अनीमिया, पहली साइन जो है अनीमिया की वो क्या है, वो पेलरनेस है। नंबर 1 पॉइंट। इस बंदे की देखे, आप इसको कहेंगे हाथ इस तरह सामने रखे और उस बंदे को कहे कि इस हाथ को देखे, और आप यहाँ पे हाथ रखे, जब वो इधर देखेगा नीचे तो उसकी जो आई लिड्स है उसके अंदर वाली जगह को आप देखेंगे, कंजक्टिवा को, दैट विल बी वेरी वेरी वाइट। ये क्या होगी, वाइट। हम कहेंगे कि इसमें खून की कोई यहाँ पे निशान नहीं है। इस एरिया को वैसे नॉर्मली जब हम देखते हैं ये रेड होती है, क्या होती है, रेड। इट कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स। और अगर यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर एचबी का लेवल कम हो जाए तो हमें क्या नजर आएगी, व्हाइट नजर आएगी। और अगर ये येलो नजर आ जाए तो उसको जॉइंटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंटिस। तो येलोविश डिस्कलरेशन इज जॉइंटिस, व्हाइटिश डिस्कलरेशन इज अनीमिया। वो क्या होता है, अनीमिया होता है। नंबर 2 डैमेज स्किन टेक्सचर, इससे स्किन की जो टेक्सचर है वो खराब हो जाती है। तो डैमेज स्किन टेक्सचर, एक्चुअली ये फेस की स्किन को मतलब मेंटेन करती है। विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर द फेस स्किन। स्किन की बहुत मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, स्किन के 2 टाइप्स होती है, थिक स्किन एंड थिन स्किन, ठीक है। हमारे हाथ की जो स्किन है ये थिक है, क्या है, थिक। और फेस की स्किन क्या है, वो थिन स्किन है, थिन है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर अपने 5 लेयर होते हैं, ये मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन फेस की स्किन में ये 4 लेयर होती है। और स्किन ऑफ द हैंड एंड स्किन ऑफ द फीट, इसमें कितनी होती है, 5 लेयर होती है। बहुत सारे लोग फेशियल स्क्रब बनाते हैं, याद रखें, फेशियल स्क्रब बनाते हैं और बाहर बाजार से दुकान में मिलती है, विटामिन ई की कैप्सूल आती है, याद रखें।
एवियन के नाम से विटामिन ई की कैप्सूल आती है, और वो शॉप वाले ने एक फार्मूला तैयार किया होता है कि ये फेयर लवली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फलाना है, ये डिंगरा है, और इसके अंदर आपने विटामिन ई की 3 कैप्सूल डालनी है। इस तरह लोग करते हैं कि नहीं, यही विटामिन ई की कैप्सूल उसमें वो लुब्रिकेट करते हैं, वो फिर फेशियल स्क्रब बनाते हैं। एक तो कुकम्बर जो होता है, ठीक है ना, कुकम्बर्स, ठीक है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ये फेशियल स्क्रब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फेशियल स्क्रब में कुकम्बर कोई बंदा यूज करे, वैसे नॉर्मल भी रिसर्च कहता है कि अगर आप कुकम्बर लेते हैं, ठीक है, और आप इसको स्लाइस करते हैं, और फिर स्लाइस करने के बाद उसकी पीसेस वैसे स्किन पे रखते हैं और आंखें बंद करके रखे 15 से 20 मिनट, और वो बंदा 2 से 3 दफा रिपीट करे इन अ वीक, तो 2 से 3 महीने में इसकी फेशियल ग्लो बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और कुकम्बर्स बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। और ये जो एवियन कैप्सूल होती है, एवियन कैप्सूल जो हम खाते भी है या हम स्क्रब में भी यूज करते हैं, एवियन इज विटामिन ई, ये क्या होती है, विटामिन ई। जहां पे भी आप जाए, दुनिया के किसी कोने में जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो फेशियल स्क्रब आपको बताएगी, तो उसके अंदर हमेशा अगर एक सप्लीमेंट है तो वो विटामिन ई होती है। अगर ये इसकी कमी आ जाए, स्क्रब ये बहुत सारे लोग लेते हैं, हाँ, विटामिन ई स्क्रब जो होता है ना, ये आम ग्लो के लिए नहीं होता। आप हम बाहर जाते हैं ना, बाहर तो हमारी इन्वायरमेंट बहुत आलूदगी से भरा हुआ है, आप जाते हैं बहुत सारे, ये जो आप लोग जाते हैं ना फॉर एग्जाम्पल बाहर, तो वो एनवायरमेंट तो क्लीन नहीं है ना, ये स्क्रब वैसे भी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो स्क्रब वैसे आप लोग को 1 या 2 दफा यूज करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन स्क्रब कैसे यूज करना है, किन किन इंग्रेडिएंट में यूज करना है, ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सारे विटामिन ई 1 दफा यूज करें, ठीक है ना, तो 2 विटामिन ई से ज्यादा नहीं, ठीक है। चले जी, ये स्किन टेक्सचर को डैमेज कर देती है और इससे स्किन की जो टेक्सचर है वो खराब हो जाती है, ठीक है। और आखिर में 3rd नंबर पे लेके इसकी डेफिशिएंसी एक और चीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। क्या कराती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये नर्व और मसल्स को भी स्ट्रांग बनाती है। तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी आ जाए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये करा सकती है। दैट इज दी, अगर नर्व इन्वॉल्व हो जाए, देयर विल बी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन इन द हैंड एंड फीट। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, याद रखें, स्पेशली यंग फीमेल, मैंने लोगों को बताया था